हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेज। आई एम संदीप सैनी। हम पढ़ रहे हैं साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी। तो बेटा अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि सेल किसे कहते हैं, सेल की डिस्कवरी किसने की, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की। ओके बेटा, फिर हमने देखा सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दी, सेल थ्योरी कौन सी ईयर में दी गई, सेल थ्योरी में कौन कौन से एक्सेप्शन थे बेटा। ओके बेटा, इसके बाद हमने पढ़ा कि ह्यूमन की बॉडी है ह्यूमन की बॉडी के अंदर टोटल कितनी सेल्स पाई जाती है, कितने टाइप्स की सेल होती है, ब्रेन के अंदर कौन सी सेल पाई जाती है, लीवर में कौन सी सेल पाई जाती है, ब्लड में कौन सी सेल पाई जाती है, पैनक्रियाज ग्लैंड में कौन सी सेल पाई जाती है। ओके बेटा, फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि सेल है कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बनी है, सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स पाई जाती है। ओके बेटा, अच्छा इसके बाद बेटा आपको बताना पड़ेगा कि ओमनी सेलुला ई सेलुला टर्म की साइंटिस्ट ने दी, कौन सी ईयर में दी, सेल थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दी, कौन सी ईयर में दी। याद तो ना बेटा, पढ़ते हो, लास्ट लेक्चर देखा है? वेरी गुड बेटा। अच्छा बेटा, तो लास्ट लेक्चर के बेस पे मैं आपसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूं, उनका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना बेटा। कि आरबीसी सेल है, आरबीसी सेल है, इसका साइज क्या है? आरबीसी सेल का साइज क्या है? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा का साइज कितना है? बैक्टीरियल सेल का साइज कितना है? अच्छा बेटा, इसके साथ साथ आप मेरे को बताइए कि 1 माइक्रोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है? ओके बेटा। अच्छा बेटा, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेल की टाइप्स के बारे में। तो सेल हमने सुना था सेल जनरली 2 टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। नहीं बेटा, सेल 3 टाइप्स की होती है। सेल जो है वो कितने टाइप्स की होती है? सेल 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी 3 टाइप्स? फर्स्ट टाइप हम देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। ओके बेटा, सेकंड जो सेल है वो है यूकैरियोटिक सेल। और जो थर्ड सेल है मिजोकैरियोटिक सेल। तो बेटा क्या होती है सेल? यहां पर तीनों सेल के अंदर एक कॉमन चीज हमें दिखाई दे रही बेटा। वो कॉमन चीज क्या है? कैरियो। और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। और यहां पर बेटा प्रो का मतलब है प्रीमिटिव, मतलब जब स्टार्टिंग में जब सेल बनी थी तो उस दौरान न्यूक्लियस कैसा था। ओके बेटा, तो उस दौरान जब न्यूक्लियस बना था तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या थी? अब्सेंट थी। ओके बेटा, तो प्रोकैरियोटिक सेल पहले टाइम या स्टार्टिंग में जो सेल बनी थी उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या थी? अब्सेंट थी। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? अब्सेंट होती है। यहां पर हमने देखा यूकैरियोटिक सेल, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, यू मीन्स मतलब एडवांस है, मॉडिफाइड फॉर्म है, या हम कह सकते हैं ट्रू है। ओके बेटा, जो एडवांस न्यूक्लियस में धीरे धीरे चेंज आया, जो आज का टाइम का जो मॉडर्न जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? प्रेजेंट है।
तो जिस न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे ट्रू न्यूक्लियस। ओके बेटा, यू का मतलब यहाँ पे मॉडर्न न्यूक्लियस या हम कह सकते हैं ट्रू। ओके बेटा, ट्रू या मॉडर्न। ओके बेटा, ट्रू न्यूक्लियस, इसमें ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में हमने एक चीज और देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। ओके बेटा, इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमने देखा ये डीएनए है। इस डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन क्या है? अब्सेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? अब्सेंट है। डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों के दोनों क्या है? अब्सेंट है। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है और डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट है। ओके बेटा, तीसरी जो सेल है मीजोकैरियोटिक सेल है। इसमें हमने देखा इस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो क्या है? प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन क्या है? अब्सेंट है। ओके बेटा, तो एक तरीके से जो मीजोकैरियोटिक सेल है ये कनेक्टिव लिंक है दोनों के बीच का, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का। आपसे पूछ लेते हैं मीजोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल बताओ। मीजोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है डायनोफ्लैजिलेट। ओके बेटा, डायनोफ्लैजिलेट क्या है? एल्गी है। ओके बेटा, हम प्लांट किंगडम में डिस्कस करेंगे डिटेल से। ओके बेटा, हाँ, तो इसके बाद और जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल बताओ। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया भी बेटा अलग अलग टाइप के हैं। ओके, बैक्टीरिया में हमने देखा जो आज के टाइप के बैक्टीरिया है या मॉडर्न टाइप के बैक्टीरिया है, उसमें उसको हम बोलते हैं यू बैक्टीरिया। एंशिएंट टाइप के, प्राचीन टाइम के जो बैक्टीरिया है उसको हम बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। और बेटा एक टाइप और होती है साइनो बैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। साइनो बैक्टीरिया। ओके बेटा, ये चीजें हैं। और बैक्टीरिया के अंदर एक ऑर्गेनिज्म और आता है, हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, माइकोप्लाज्मा, है कि नहीं? मतलब मोनेरा किंगडम के अंदर आता है माइकोप्लाज्मा। ओके बेटा, मतलब माइकोप्लाज्मा भी कैसी सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल का ही एग्जाम्पल है। कौन? माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा का अनोदर नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा का अनोदर नाम है PPLO। अब इसकी फुल फॉर्म बताओगे आप, कमेंट बॉक्स में इसकी फुल फॉर्म लिखनी है आपको। लास्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूं। ओके बेटा, हाँ, लिख करके भेजना इसका आंसर। PPLO की फुल फॉर्म क्या है? अच्छा बेटा, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट होती है कि अब्सेंट होती है? ऑल प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें सेल वॉल क्या होती है? प्रेजेंट होती है। लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल क्या होती है? अब्सेंट होती है, लेस सेल वॉल। ओके बेटा, अच्छा जी, ये चीजें होने के बाद हमने देखा यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल क्या है। बेटा जो ये बैक्टीरिया है, हमने देखा टोटल कितने किंगडम है? 5 किंगडम है।
5 किंगडम में प्रोकैरियोटिक सेल है यानी कि बैक्टीरिया, ये आते कौन से किंगडम में? मोनेरा किंगडम में। इस मोनेरा किंगडम को छोड़ करके बाकी कितने किंगडम बच गए? 4 किंगडम बच गए। ओके बेटा, एनिमलिया किंगडम, प्लांटी किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाई किंगडम। ये चारों किंगडम जो आते हैं, इन चारों किंगडम के अंदर जो भी एग्जाम्पल आता है वो सब क्या है? किसके एग्जाम्पल है? यूकैरियोटिक सेल। इज इट क्लियर बेटा? हमें बेटा बेसिक से पढ़ना है, एक एक चीज को इनको छोड़ना नहीं बेटा। जो पॉइंट नोट करने हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट उन्हें नोट करो। इन्हीं के बेस पे मैनी क्वेश्चन बनते हैं और वो सारे क्वेश्चंस बेटा मैं आपसे बीच बीच में पूछता रहूंगा। ओके बेटा, लॉट ऑफ क्वेश्चन बनते हैं इनके बेस पे और एग्जाम में आएंगे। मतलब आएंगे, वेरी वेरी आईएमपी इंपोर्टेंट है बेटा। ओके, अच्छा बेटा, ये चीजें होने के बाद फिर ये भी याद रखना, मीजोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या है? डायनोफ्लैजिलेट। तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है पता होना चाहिए आपको। ओके बेटा, अच्छा जी। अब हम बेटा थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में और पढ़ते हैं बेटा। प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें कौन आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं। तो बैक्टीरिया के बारे में थोड़ी सी डिटेल और पढ़ते हैं। वैसे इसका एक अलग किंगडम है, मोनेरा किंगडम, वहां पे हम डिटेल से पढ़ेंगे। पर बेटा थोड़ा बेसिक लेवल हमें करना है, क्योंकि ये जो साइटोलॉजी बेटा, ये साइटोलॉजी जितने भी चैप्टर्स है ना उन सब की चाबी है बेटा, चाबी है बेटा। आगे आगे मैं पढ़ाऊंगा, फिर मैं वहां पे पूछूंगा क्या आपने सेल के अंदर जो मैंने ये बातें बताई थी आपने वो टॉपिक क्लियर किया, नहीं किया तो प्रॉब्लम आएगी बेटा आगे। ओके बेटा, हाँ, तो हम बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा और कुछ पढ़ते हैं। जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कौन से किंगडम में आता है? मोनेरा किंगडम। कौन से किंगडम में आता है? मोनेरा किंगडम के अंदर। बैक्टीरिया कैसी सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। ओके बेटा, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? प्रेजेंट या अब्सेंट? अब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? इनमें अब्सेंट होती है। ओके बेटा, फिर हमने देखा कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में डीएनए तो होता है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? अब्सेंट होता है। बैक्टीरिया के अंदर हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है बेटा? अब्सेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होता है। ओके बेटा, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, अब्सेंट होती है? प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया के अंदर सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म अब्सेंट होता है। बैक्टीरिया में न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? अब्सेंट। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? मैंने आपको बताया था बेटा लास्ट लेक्चर में कि न्यूक्लियस है, उसके भी कंपोनेंट थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस के अंदर क्या भरा हुआ था? एक फ्लूइड। उस फ्लूइड को क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। आ रहा है बेटा ध्यान में? तो बेटा इसकी जो बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होती नहीं है, ये साइटोप्लाज्म है। क्लियर है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या इनमें? अब्सेंट है। ओके बेटा, ये चीजें। अच्छा बेटा, फिर हमने देखा इसका जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में कौन सी ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब्सेंट, गोल्गी बॉडी अब्सेंट, लाइसोसोम अब्सेंट, क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट। तो कौन सी बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में कौन सी ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती है? ओनली राइबोसोम्स। साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेल पाई जाती है उस ऑर्गेनेल का नाम बताओ, तो क्या नाम है? राइबोसोम या राइबोसोम्स। ओके बेटा, राइबोसोम पाया जाता है।
बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में। अब राइबोसोम के भी आगे जाके हम टाइप पढ़ेंगे कि 70S 80S। तो कौन सा टाइप का राइबोसोम पाया जाता है? 70S राइबोसोम पाया जाता है। ओके बेटा, अब ये राइबोसोम है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज है या विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज? बताओ। हाँ बेटा, जो है राइबोसोम्स है विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज। मतलब कुछ ऑर्गेनेलिज डबल मेम्ब्रेन की होती है, कुछ ऑर्गेनेलिज सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होती है, लेकिन ये कोई मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता, विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज। ओके बेटा, ये पाया जाता है कहां पर? बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में। एक क्वेश्चन और, यूकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम नहीं पाया जाता, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में कुछ ऑर्गेनेलिज है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, वहां पर कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 70S राइबोसोम। इज इट क्लियर बेटा? वेरी गुड। अच्छा बेटा, अब हम बैक्टीरिया में सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, सेल वॉल के अबोव साइड एक फ्लूइड पाया जाता है, एक फ्लूइड पाया जाता है। उस फ्लूइड को कहते हैं कैप्सूल। उस फ्लूइड को क्या कहते हैं? कैप्सूल बोलते हैं। और जो कैप्सूल है ये मेड है पॉलीसैकेराइड से। कैप्सूल जो है ये बना हुआ है, मेड है किससे? पॉलीसैकेराइड से। पॉलीसैकेराइड्स क्या होती है? अलग से बायोमोलिकुलर चैप्टर बना हुआ है, उसमें हम कार्बोहाइड्रेट के टाइप पढ़ेंगे। ओके बेटा, तो जो है मोनोपोलीसैकेराइड, ओलिगो, पॉली, तो ये कार्बोहाइड्रेट की टाइप है पॉलीसैकेराइड्स। अच्छा बेटा, फिर हमने देखा जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, सेल वॉल भी मेड है एक सब्सटेंस से। बैक्टीरिया की सेल वॉल मेड है एक सब्सटेंस से। उस सब्सटेंस का नाम क्या है? उस सब्सटेंस का नाम है पेप्टाइडोग्लाइकन। क्या नाम है बेटा? पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन। इज दैट क्लियर बेटा? अच्छा जी। बैक्टीरिया में फ्लैजेला प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? फ्लैजेला। देखो बेटा, बैक्टीरिया में ये क्या है? सेल वॉल नाम है, ये सेल वॉल। और सेल वॉल ठीक है, एक सब्सटेंस से मिलकर बनी हुई है। इस सब्सटेंस का नाम क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन। ये क्या है? सेल वॉल। ओके बेटा, अब इस सेल वॉल के ऊपर क्या पाया? एक फ्लूइड पाएगा, लिक्विड सा फ्लूइड सब्सटेंस पाया जाता है इसके ऊपर। इस फ्लूइड को क्या कहते हैं बेटा? कैप्सूल। क्या कहते हैं? कैप्सूल। कैप्सूल किससे मिलकर बना हुआ है? पॉलीसैकेराइड से मिलकर बना हुआ है। अच्छा, बैक्टीरिया की सेल वॉल से इस तरीके से ये फ्लैजेला प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? फ्लैजेला प्रेजेंट होती है। ओके बेटा, अच्छा जी। अब हम देख रहे हैं बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन के बारे में। जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन, ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन तो चाहे प्रोकैरियोटिक की हो चाहे यूकैरियोटिक की हो, ये तो किससे मिलकर बनी है? प्रोटीन और लिपिड से। प्रोटीन और लिपिड से कॉमन है बेटा, क्लियर है। लेकिन जो है प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? साइट फॉर रेस्पिरेशन। तो इसके अंदर फिर रेस्पिरेशन का काम कौन करेगा? तो इसका, क्योंकि इसके अंदर तो कोई कंपार्टमेंट नहीं है, कोई ऑर्गेनेलिज माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं है। तो बेटा ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन कहीं कहीं पर फोल्डेड हो जाती है इस तरीके से। ओके बेटा, फोल्डेड हो जाती है इस तरीके से। ओके, और इसकी सेल मेम्ब्रेन पर कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम सेल मेम्ब्रेन पे क्या पाए जाते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम। रेस्पिरेटरी एंजाइम। अब ये जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है, ये किस में हेल्प करेंगे? रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। कहां पाए जाते हैं? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं। और सेल मेम्ब्रेन में ये एरिया जो फोल्ड हो गया है, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं मीजोसोम्स।
इनको क्या कहते हैं? मीजोसोम्स। मीजोसोम्स। अब मीजोसोम्स का क्या फंक्शन है बेटा? मीजोसोम्स है ये भी जो भी है सेल मेम्ब्रेन फोल्ड हो रही है। ओके बेटा, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं। कई बार ये मीजोसोम्स इनलार्ज हो जाते हैं साइज के अंदर, और साइज में इनलार्ज होकर के ये मीजोसोम्स है सेल मेम्ब्रेन है, कहीं कहीं पे क्या हुई? फोल्डेड हुई बेटा। ओके, और कई बार क्या है, मीजोसोम्स है इनलार्ज हो जाते हैं और इस तरीके से और सेल को क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। मतलब बैक्टीरियल सेल एक सेल से दो सेल बन गए। मतलब सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, सेल के अंदर डीएनए को डिवाइड करते, रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। ओके बेटा, ये मीजोसोम का फंक्शन है। अच्छा बेटा, आगे हमने देखा जो बैक्टीरियल सेल है बेटा, बैक्टीरिया की जो सेल है ये सेल वॉल है। ओके बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन है, और बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में क्या मिलता है बेटा? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है डीएनए या क्रोमोजोम्स। एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है बैक्टीरिया सेल के अंदर सिंगल क्रोमोजोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? सिंगल क्रोमोजोम्स। लेकिन एक्चुअल में बेटा वो सिंगल क्रोमोजोम नहीं है, वो इनकम्प्लीट है। ओके बेटा, एक्चुअल में क्रोमोजोम किससे मिलकर बना है? डीएनए और प्रोटीन से। लेकिन इसमें डीएनए तो प्रेजेंट होता है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन क्या है? अब्सेंट है। पर बेटा जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हमें मानना पड़ेगा। तो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर डीएनए मिलता है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होता है, और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? इसमें अब्सेंट है। तो वो न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? अब्सेंट होती है, तो हम न्यूक्लियस ना कहकर न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। अच्छा, बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड का क्या मतलब होता है? न्यूक्लियोइड का मतलब होता है द न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब डीएनए है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। ओके बेटा, न्यूक्लियोइड किन में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। अच्छा बेटा, ये चीजें होने के बाद फिर हमने देखा बैक्टीरिया की सेल के अंदर एक्स्ट्रा डीएनए भी पाया जाता है, जो कैसा होता है? सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। बैक्टीरिया की सेल के अंदर एक्स्ट्रा डीएनए पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ओके, एक्स्ट्रा डीएनए। इस एक्स्ट्रा डीएनए को प्लाज्मिड भी कहते हैं। बेटा कई क्वेश्चंस बन रहे हैं, ध्यान दो बेटा। इस एक्स्ट्रा डीएनए को क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा डीएनए को प्लाज्मिड भी कहते हैं, प्लाज्मिड। ओके बेटा, अब देखो बैक्टीरिया की सेल में से मेन डीएनए को बाहर निकाल दो, बैक्टीरिया मर जाएगा, किल हो जाएगा। लेकिन बैक्टीरिया की सेल में से इस एक्स्ट्रा डीएनए को, जिसे हम प्लाज्मिड बोल रहे हैं, इसको बाहर निकाल दो, बैक्टीरिया नहीं मरेगा। ओके बेटा, फिर भी इस प्लाज्मिड का कुछ ना कुछ तो काम है। ओके, तो बेटा इस प्लाज्मिड को हम इससे बाहर निकाल के कोई फॉरेन डीएनए है, और डीएनए के टुकड़े को बोलते हैं जीन। क्या कहते हैं? जीन। हाँ, जो फॉरेन डीएनए है उसका जो टुकड़ा या जीन है वो इस प्लाज्मिड में क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। ये प्लाज्मिड किसकी तरह काम करता है? वेक्टर की तरह काम करता है। आगे हम बायोटेक्नोलॉजी में डिटेल से पढ़ेंगे। ओके बेटा, यहां पर मैं ज्यादा बताऊंगा तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो जाएगा, फिर आप कहोगे सर ऊपर से जा रहे हैं। ओके, हाँ, लेकिन साथ साथ जो बातें बेटा बताने की है मैं यहां पर हैंड टू हैंड आपको बताता जाऊंगा। ओके बेटा, थोड़ा सा इसमें और देखते हैं, हल्का सा, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको बायोटेक नहीं करा रहा हूं। जो ये प्लाज्मिड है बेटा, प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड को बाहर निकाल। ये जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड के अंदर, इस प्लाज्मिड में यहां पर हमने किसी और का डीएनए लिया, फॉरेन डीएनए लिया, और उसका जीन इसमें हमने जोड़ दिया बेटा। अब इस डीएनए को इस बैक्टीरिया के अंदर क्या कर दिया हमने? ट्रांसफर कर दिया। ओके, वाहक का काम कर रहा है, ये वेक्टर का काम कर रहा है। किसी और का डीएनए का टुकड़ा यानी जीन इसमें जोड़ के इसमें ट्रांसफर कर दिया। तो सर क्यों जोड़ा? किसी और का डीएनए, फॉरेन जीन है, फॉरेन डीएनए इसमें क्यों जोड़ा?
क्योंकि बेटा जो भी हमें इंसुलिन बनाना है, इंसुलिन हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो जीन, वो जीन हमने इसमें जोड़ दिया, इसमें ट्रांसफर कर दिया, इंसुलिन बन जाएगा। ओके बेटा, अब आपके अंदर क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि सर कि हम डायरेक्ट भी तो जो डीएनए है, फॉरेन डीएनए है, उसको डायरेक्ट तो सेल के अंदर ऐड कर सकते थे। इस एक्स्ट्रा डीएनए को बाहर निकाला, फिर इसमें जोड़ा, फिर अंदर है, ऐसा क्यों? देखो बेटा, आप एक चीज बताओ मेरे को। देखो, जो अपना घर है, उस घर में एक ड्राइंग रूम है, लिविंग रूम है, जहां पर आकर के कोई गेस्ट बैठता है। ओके, आपने देखा कि घर के जो फैमिली मेंबर्स है वो कहीं इधर बाहर गए हुए हैं, और जो है आपका मेन गेट खुला हुआ है, और आप घर में कहीं घूमते फिरते आए और आपने देखा कि जो आपका ड्राइंग रूम है, लिविंग रूम है, उसमें कोई बैठा हुआ है। आपने देखा, आपने बोला उससे जी आप कौन? उन्होंने आपकी तरफ देखा, कोई जवाब नहीं दिया। ओके, आपने दोबारा पूछा जी आप कौन? मैं आपको जानता नहीं हूं, आप कौन? उन्होंने फिर जवाब नहीं दिया। आप घबरा गए, अनजान व्यक्ति है, कोई क्रिमिनल भी हो सकता है। आपने साहस करके उसे कहा खड़े होइए, आप बाहर जाइए। ओके, और वो व्यक्ति उठा और घर से बाहर चला गया। ओके, फिर आपने कुछ टाइम बाद देखा उसी ड्राइंग रूम के अंदर, लिविंग रूम के अंदर, एक तरफ पापा जी बैठे हुए हैं और एक तरफ वही व्यक्ति बैठा हुआ है। अब आप आए, अब आपने देखा, अब आप उस व्यक्ति को ये नहीं कहोगे कि आप कौन हो, आप उठिए, आप जाइए। क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि बेटा वो अपने फैमिली मेंबर के साथ बैठा हुआ है। फैमिली मेंबर, पापा हेड है। ओके बेटा, फैमिली मेंबर है, तो आप उससे आकर के नमस्ते अंकल, चाय लोगे, पानी लोगे, ऐसे पूछते हो ना बेटा, जाने के लिए तो नहीं कहोगे। क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि बेटा फादर बैठे हुए, उसके साथ फैमिली मेंबर बैठे हुए हैं। इसी तरीके से ही इस बैक्टीरिया के अंदर यदि किसी और का डीएनए या जीन इसके अंदर डायरेक्ट एंटर कराओगे तो इस बैक्टीरिया है ये अलाउ नहीं करेगा, बाहर निकाल देगा, उसको डेड कर देगा, किल कर देगा, तोड़ के बाहर निकाल देगा। ओके बेटा, लेकिन इसी के ही इससे एक्स्ट्रा डीएनए बाहर निकाला प्लाज्मिड और उससे जोड़ के फिर अंदर एंटर कराएंगे तो इसको ये बाहर नहीं निकालेगा। आया बेटा समझ में? बायोटेक के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके बेटा, तो ये जो कंसेप्ट में मैंने यहां तक आपको बताया, किसके बारे में? बैक्टीरिया के बारे में बताया। अभी आगे हम और भी देखेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किसे कहते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किसे कहते हैं बेटा। और देखो बेटा, कोई भी चीज का रट्टा मत मारो, कोई भी चीज बोरियत तरीके से मत पढ़ो बेटा। जब तक बेटा आपके और मेरे दिल के तार नहीं जुड़ेंगे, आपको कोई भी टॉपिक बढ़िया तरीके से समझ में नहीं आएगा। बेटा ये जो टॉपिक जो मैं भी आपको करा रहा हूं, ये केवल ओनली पढ़ने के लिए मत पढ़ो। ओके, इनको मतलब एक कहानी के रूप में इनको समझो और इनको मतलब अंदर तक जाने दो, दिल को टच होने दो बेटा, आत्मा तक जानी चाहिए, आपकी सोल को टच करनी चाहिए। तब देखो बेटा पढ़ने में क्या मजा आता है। आप कहोगे बायो सब्जेक्ट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ओके बेटा, तो इसकी एक एक कहानी, एक एक तार को समझो बेटा। और बेटा एक चीज और याद रखना, आप जो गीता में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है, ये जो बेटा जो है पवित्र ग्रंथ में कुछ लिखा हुआ है ना बेटा, लेकिन इसी तरीके से हमारी साइंस में भी थर्मोडायनेमिक्स का एक लॉ लिखा हुआ है बेटा, कि जो ये हमारी एनर्जी है ना, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ पता है ना बेटा? हाँ, ये जो हमारी एनर्जी है ये कभी भी वेस्ट नहीं जाती। जो हमारी जो ऊर्जा है ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में परिवर्तित हो जाती है, स्थानांतरण हो जाती है, ट्रांसफर होती है बेटा, लेकिन कभी वेस्ट नहीं जाती। ओके, इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना है बेटा आपको। कई बार ऐसा हो सकता है कि हमने इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाया और उसका हमें तुरंत रिजल्ट नहीं मिल रहा है,
तो इसका मतलब ये है बेटा वो एनर्जी स्टोर होने लग रही है बेटा, जैसे इन्वर्टर में स्टोर होती है ना बेटा। हाँ, और फिर इसी तरीके से वो स्टोर हो रही है, लेकिन वो आपको मिलेगी बेटा, जरूर मिलेगी। तो अपना टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, पूरा टाइम जो भी है फोकस करना है। और ये समय आपके पास ज्यादा नहीं है, थोड़ा समय है बेटा, इस टाइम को बढ़िया तरीके से कंज्यूम करो बेटा, यूटिलाइज करो। ओके बेटा। हाँ, जो है और जो भी है टाइम को वेस्ट मत करो, टाइम को अर्न करो, वेस्ट नहीं करना, अर्न करना है। अब क्या अर्न कैसे करें? देखो बेटा, आपको पता है मुझे इतने घंटे पढ़ना है, मेरे को ये काम करने हैं। ओके बेटा, तो क्यों ना आपको मान लो कोई अच्छी सी मूवी देखनी है, कोई टीवी प्रोग्राम देखना है, तो बेटा उस एपिसोड प्रोग्राम को देखने से पहले आप अपना वो काम कंप्लीट कर लो। भाई सुबह मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक मेरे को ये काम कंप्लीट करना है स्टडी का, वो काम कंप्लीट करो और जो फिर टाइम बचता है उसमें आप वो करो, क्योंकि मैंने तो वो काम कर लिया है। इसे बोलते हैं टाइम अर्निंग। ओके बेटा, और मैं जो हर बार ये बोलता हूं कि बेटा पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।